गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है देवेंद्र और इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इसे हम दूसरे टर्म्स में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड लास्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग टू रेजिस्टेंस। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल आर। सिंबॉलिकली हम उसको इस वे में दिखाते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? लेट अस कंसिडर वी हैव अ वायर एंड एज यू नो कंडक्टर कंटेन some amount of free electrons. These yellow dots are electrons, free electrons, right? Generally these electrons are also known as electron gas. जनरली है इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम किसी रूम में हैं और यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स हैं तो गैस के पार्टिकल्स रूम के अंदर ट्रैवल करते हैं लेकिन हमें महसूस नहीं होते हैं और फ्री होते हैं पूरे रूम में ट्रैवल करने के लिए। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस कंडक्टर के अंदर फ्री हैं ट्रैवल करने के लिए, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है। इस वायर में मैं एक सेल कनेक्ट करूंगा, एक की कनेक्ट करूंगा, इस तरह से ये एक सिंपल सर्किट कंप्लीट होता है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। एज यू नो इलेक्ट्रॉन कंटेन्स एसोसिएट विद नेगेटिव चार्जेस। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगेंगे। जो ब्लू डॉट्स मैंने बनाए हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन के मोशन को शो करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस टर्मिनल तक पहुंचेंगे, इस प्लस टर्मिनल तक का। उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स की को पूरा करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन वायर में एंटर करेंगे। बहुत ही साधारण सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन दोबारा वायर में पहुंचेंगे। इस तरह से एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कहते हैं कि एक करंट फ्लो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ये कहते हैं कि करंट फ्लो हो रही है। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक घटना और घटती है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके नज़दीक, उनके करीब बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं। ये पॉजिटिव पार्टिकल्स कौन से हैं? आप जानते हैं कि कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, जिसमें प्रोटॉन उसके और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसको कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर मैंने दिखाए हुए हैं। और उसके साथ साथ इसके कंस्ट्रक्शन में, इसके बनावट में जो न्यूक्लियस बच जाता है, ये जो रेड मार्क मैंने किए हुए हैं ये न्यूक्लियस का मार्क है, राइट? अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ट्रेवल करेंगे तो जो रेड डॉट बनाए हुए हैं, जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन उनसे टकराएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने नज़दीकी पॉजिटिव पार्टिकल से टकराएगा। इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल कर रहा है इसके पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पर स्ट्राइक करता है ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस टर्मिनल तक पहुंचने के लिए अपने नज़दीकी पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव न्यूक्लियॉन्स से स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स लगातार नहीं फ्लो हो पाते हैं। कैसे फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, स्ट्राइक करेगा और फिर ट्रेवल करेगा, फिर स्ट्राइक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलते हैं, राइट? हमसे बोलते हैं जिगजैग मोशन, या इसको बोलते हैं
ब्राउनियन मोशन या जिगजैग मोशन। तो इस तरह का जो एक इरेगुलर पैटर्न है वो हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन्स या इस वायर के अंदर इस फॉर्म में ट्रेवल करेंगे, रुक रुक कर ट्रेवल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेवल करने में एक रुकावट महसूस हो रही है, तो इसीलिए जो उसके अगेंस्ट करंट फ्लो हो रही है, उस करंट के फ्लो होने में भी एक रुकावट महसूस होगी। उसी फैक्टर को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो आइए डेफिनेशन किस तरह से दी जाती है। प्रीवियस वीडियो में आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू आता है V अपॉन I। हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। या इसको आप और बेहतर तरीके से अगर डेफिनेशन दे सके तो मैं इसको लिखता हूं, रेजिस्टेंस इज अ फैक्टर by which current feel some resist and measured as ratio of V and I। तो आप इस तरह से इसको परफेक्ट डेफिनेशन दे सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट ओम होती है। इसको पढ़ा जाता है ओम, ये सिंबल ओम का है, राइट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। 1 ओम इक्वल टू कितना होता है? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब अगर कहीं पर क्वेश्चन में लिखा होगा माइक्रो ओम, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द -6 ओम, करेक्ट। अब बात करते हैं, अगर इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और अपने नियर बाई पॉजिटिव पार्टिकल से टकराते हैं, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से टकराने के बाद हीट पैदा करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस्ट करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसलिए ऐसा वायर, जिस वायर में रेजिस्टेंस हो, उसमें अगर मैं करंट फ्लो करता हूं, तो करंट फ्लो करने से क्या होगा? सेम प्रोसेस होगी, हर एक इलेक्ट्रॉन हीट प्रोड्यूस करने लगेगा और इससे क्या होगा? वायर गर्म हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? व्हेन इलेक्ट्रॉन flows through high resistance of wire, heat will be produced. This phenomena is called हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर, राइट। तो इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर। अब आइए चलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर को, हीट को हम कैसे मेजर करते हैं। देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू W अपॉन Q। W इक्वल टू आएगा Q इंटू V। Q इक्वल टू आप जानते हैं IT होता है और V इक्वल टू आप जानते हैं IR होता है। तो W की वैल्यू आ जाएगी IT इंटू IR। W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर किसी वायर में आई करंट फ्लो हो रही हो, इसका रेजिस्टेंस R हो और T टाइम तक हम उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो हीट की जो वैल्यू होती है वो होती है आई स्क्वायर आर टी। तो हीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम इस फॉर्मूले के तहत करेंगे। इसी फॉर्मूले को जाना जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नाउ व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? वी हैव फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देन फर्स्ट पॉइंट, heat is proportional to I square. Second point, heat is proportional to resistance. Third point, heat is proportional to I square, heat is proportional to resistance.
Again, heat is proportional to time. These 3 points are called Joule's law of heating. That means heat proportional to square of current. Second, similar, heat is proportional to resistance. Again, heat is proportional to time. ये 3 बातें हैं. इन 3 पॉइंट्स को ही हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग टू रेजिस्टेंस. फैक्टर अफेक्टिंग टू रेजिस्टेंस. सपोज एक वायर है और एक दूसरा वायर है. इसमें जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से ट्रेवल करेगा और अपने रास्ते में आने वाले पॉजिटिव पार्टिकल से टकराएगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, राइट. उससे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा. इस वायर में भी इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पर टकराएगा और उससे भी हीट जनरेट होगी. इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है. इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज्यादा किसमें होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें महसूस करेंगे? ये शॉर्ट डिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेवल करने पर उनके बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो कम होंगे. ये लेंदी वायर है, बड़ा वायर है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं और अपने नियर बाय पॉजिटिव टर्मिनल से टकराते हैं तो इसमें ज्यादा कोलिजन होगा क्योंकि इसमें पाथ ज्यादा है. इसलिए मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. फर्स्ट पॉइंट, राइट. आप यहां पर लिखेंगे रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. सेकेंड, ये एक मोटा वायर है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है. इस ए को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया. इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करेंगे तो उनके ट्रेवल करने के लिए उनके पास ज्यादा स्पेस होगा और ज्यादा स्पेस होने से उनका कोलिजन कम होगा. ज्यादा स्पेस होने से उनका कोलिजन कम होगा विद रिस्पेक्ट टू थिन वायर. थिन वायर में इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करेंगे तो उनका कोलिजन ज्यादा होगा. कोलिजन ज्यादा होगा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. कोलिजन कम होगा मतलब रेजिस्टेंस कम होगा. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू. देखिए अब किस तरह से होगा. अगर एरिया ज्यादा है तो कोलिजन कम होगा, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कम होगा, टकराव कम होगा. इलेक्ट्रॉन का टकराव कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, राइट. तो एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम है. इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. सेम तरीके से इसी में अगर हम इसमें बात करें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेवल करने से, क्योंकि थिन वायर है तो कोलिजन ज्यादा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ज्यादा होगा. इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा. इसलिए यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशन दिख रहा है. हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/A और यू कैन से रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ मेटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टर. नेचर ऑफ कंडक्टर. देखिए रेजिस्टेंस कंडक्टर के नेचर पर कैसे डिपेंड करता है. अगर आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, इन तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि इन तीनों का नेचर अलग अलग है और इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं. इसलिए इन तीनों में अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी. सिमिलर तरह से हम जानते हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और सेमीकंडक्टर्स, इन तीनों में रेजिस्टेंस की वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से होता है. सॉलिड्स होते हैं, इनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा या कम होती है. सिल्वर में सबसे कम रेजिस्टेंस, कॉपर में सेकेंड नंबर पर और एल्यूमिनियम में सबसे कम नंबर पर होती है. सिल्वर में सबसे कम रेजिस्टेंस, सॉरी मैं इसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ. सिल्वर में सबसे कम रेजिस्टेंस, कॉपर में थोड़ा ज्यादा और एल्यूमिनियम में उससे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है. सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जिससे हम हीटर वायर बनाते हैं वो होता है टंगस्टन, नाइक्रोम एक्सेट्रा. लिक्विड्स की अगर हम बात करें, लिक्विड्स में भी रेजिस्टेंस होता है. लिक्विड्स के रेजिस्टेंस का हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या फिर हम दूसरे जब टॉपिक मिलेंगे तो उस पर हम करेंगे. सेमीकंडक्टर का टॉपिक हम बाद में करेंगे. तो फाइनली ये है कि नेचर ऑफ कंडक्टर जो होगा उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती है. तो आपको 3 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं. फर्स्ट, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर, राइट. लेंथ, एरिया एंड
नेचर ऑफ द कंडक्टर नॉट टेम्परेचर। तो यहां से मेरे पास 2 पॉइंट निकल के आए, आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं ये आता है l/a। यहां से हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं r इक्वल टू रो l/a। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं। उस कांस्टेंट को यहाँ पर स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है, इसलिए इसको कहा जाता है रो, और यहाँ पर रो ही लेकर आना है। जनरली और टर्म्स में आप के सी या कुछ और चीजें लेकर आते हो, लेकिन यहाँ पर ये स्पेसिफिकली डिफाइंड है, इसलिए हम यहाँ पर रो लेकर आते हैं। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये कन्वर्ट हो जाता है इक्वल टू साइन में, राइट। अब देखिए इस रो को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसकी डेफिनेशन किस तरह से निकालते हैं देखिए, मेरे पास फॉर्मूला है R इक्वल टू रो l/a। रो की वैल्यू यहां से आएगी RA/L। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं, मान लिया मेरे पास एक ऐसा वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर की है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है। तो उस केस में रो इक्वल टू R इंटू 1/1, रो इक्वल टू आएगा R, रो इक्वल टू R। इसी बेस पर हम इस पॉइंट की डेफिनेशन बनाते हैं। एक्चुअल में जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या है, स्पेशल केस का रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट स्पेशल केस। वो स्पेशल केस क्या है वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। रो इक्वल टू R ये बताता है कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, बट द कंडीशन ऑफ अ वायर हैविंग 1 मीटर ऑफ लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। रेजिस्टिविटी एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस होता है जिस वायर की लेंथ 1 मीटर की होती है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का होता है। तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है रेजिस्टिविटी is the value of resistance of a wire having 1 meter of length and cross sectional area is 1 meter square। तो इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, ये बेस्ट डेफिनेशन है अभी तक का। रेजिस्टेंस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग 1 मीटर ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। तो हमने ये सीखा कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू R A/L, राइट। रो का फॉर्मूला है RA/L। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो रो की यूनिट होती है, देखिए R की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट मीटर। तो ये निकल कर आता है ओम इंटू मीटर। तो इस तरह से इसकी यूनिट है रो इक्वल टू ओम मीटर, करेक्ट। ये बात ध्यान देना कि जो लेंथ, एरिया या टेम्परेचर है इसके चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, लेकिन रेजिस्टिविटी अनचेंज रहती है, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर का मेरे पास एक वायर है, कॉपर की मेरे पास एक बॉल है, कॉपर की मेरे पास एक प्लेट है, तो इन तीनों के लिए रो की वैल्यू सेम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी, राइट। रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी, इस बात को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दो तरह से रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है देखिए, सपोज मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं जो इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं, R1, R2 और R3 इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं कि फर्स्ट रेजिस्टेंस के एंड से सेकेंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट जुड़ा है, सेकेंड रेजिस्टेंस के एंड से थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट जुड़ा है।
इसे मैं सर्किट को एक कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद देखिए, जब मैं इसमें स्विच ऑन करूंगा तो करंट जो फ्लो होगी उस करंट की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल जाएगी, सेम जाएगी। यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो करंट की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस बदल रही है इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। जो भी ऐसा आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा जहां पर करंट की वैल्यू सेम हो, पोटेंशियल की वैल्यू चेक करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, लेकिन करंट की वैल्यू अगर चेंज सेम है तो इसका मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज यहाँ पर V1, V2 और V3 पोटेंशियल है, तो मैं लिखूंगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एंड एज यू नो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, V1 इक्वल टू I1 R1, V2 इक्वल टू I। देखिए यहाँ पर I1 I2 हम यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम I का ही यूज करेंगे क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I अगर मैं यहाँ से वैल्यू कॉमन लेता हूँ तो ये आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, R इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से जब हमारे पास सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा तो हम टोटल रेजिस्टेंस का सम लेते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। लेट अस कंसिडर आई हैव थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 एंड ऑल दीज थ्री रेजिस्टेंस आर जॉइंड विद अ सिंगल पॉइंट। हम सेल को कंप्लीट कर लेते हैं, सर्किट को सेल लगा करके। ये रेजिस्टेंस है R1, ये R2 और ये R3। लेट अस कंसिडर I बी द वैल्यू ऑफ द करंट। I करंट इस A पॉइंट पे जाने के बाद तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसे मैं I1, I2 और I3 नाम देता हूँ। यहाँ से टोटल I करंट वापस निकल के आएगी। क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट्स सेम है इसलिए पोटेंशियल तीनों में सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर V इक्वल टू IR आप फॉर्मूला जानते हैं, जहाँ से I इक्वल टू आता है V अपॉन R। सिमिलर I1 इक्वल टू आएगा V अपॉन R1। V क्यों आएगा, V1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर V1 नहीं है, यहाँ पर V है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, V की वैल्यू सेम रहेगी। तो आपको ध्यान देना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल चेंज होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज होती है, पोटेंशियल सेम रहता है। सिमिलर I2 टर्म कितना आएगा, V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3। इन तीनों वैल्यूज को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये आता है V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन लेकर के कैंसिल होगा, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इस तरह से अगर मेरे पास दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस है जिन्हें पैरेलल में ऐड किया गया है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का मुझे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए इस सेल से जब यहाँ करंट फ्लो होगी तो करंट तीनों रेजिस्टेंस में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर, ये क्या है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, ऑल आर जॉइंड इन सीरीज। तो सीरीज में हम किस तरह से ऐड करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 जो कि आता है 9 ओम। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। 1, 2 एंड 3 ओम। इस सेल से जब मैं करंट फ्लो करूंगा, इस पॉइंट से करंट तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, I1, I2 और I3 के फॉर्म में। तो क्योंकि यहाँ करंट चेंज हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कि तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको ऐड करने का तरीका होता है 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। 1 बाई R इक्वल टू एलसीएम आता है 6 प्लस 3 प्लस 2, 11 बाई 6। ये आंसर नहीं है, बच्चे यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। 1 बाई R इक्वल टू 11 बाई 6, दिस इज इम्प्लाई R इक्वल टू 6 बाई 11 ओम। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 6 बाई 11 ओम, राइट। एक और इसमें एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर।
इस तरह से मुझे मान लिया एक सर्किट दिया है, मुझे इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जहां पर जितने भी रेजिस्टेंस हैं सब कितने हैं, 1 ओम के हैं, ए और बी के बीच में। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली हम मॉडिफाइड डायग्राम के हेल्प से करेंगे, एक शॉर्ट मेथड से हम इसको करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सभी 1 ओम के रेजिस्टेंस हैं। करंट की वैल्यू जब मैं यहाँ से फ्लो करूंगा तो इस पॉइंट पे जाएगी, इस पॉइंट से करंट डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये ऊपर वाला जो फ्लो है, ऊपर वाला जो ब्रांच है और जो नीचे वाला ब्रांच है, करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, करंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो ऊपर वाला ब्रांच और नीचे वाला ब्रांच पैरेलल में होगा। करंट की वैल्यू यहाँ पर गई, इस पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ से करंट फिर से डिस्ट्रीब्यूट होती है, करंट की वैल्यू कुछ यहाँ गई है और कुछ यहाँ गई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इसलिए जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रहा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये और ये पैरेलल में है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 ओम एंड 1 ओम पैरेलल, तो इनको ऐड कैसे करते हैं, 1/r इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 दैट इज 2, सो r इक्वल टू 1/2। तो देखिए इन दोनों की जगह जो मैं एक कंबाइंड रेजिस्टेंस ले सकता हूँ उसकी वैल्यू 1/2 हो सकती है, बजाय 1 और 1 लेने के मैं कंबाइनली क्या ले सकता हूँ, 1/2 हो सकती है। एक बात और ध्यान देने लायक है कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि 1 ओम का रेजिस्टेंस और 1 ओम का रेजिस्टेंस टोटल है 2 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों को मैंने पैरेलल में जोड़ा है, और पैरेलल में जोड़ने से जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रहा है वो 1/2 हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। इसका मतलब जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, और जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई हो जाती है। इसीलिए जो आपके हाउस होल्ड सर्किट होते हैं वो सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। अगर कोई पूछे कि हाउस होल्ड सर्किट किस कॉम्बिनेशन में होते हैं तो आप बेबाक आंसर दीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो देखिए इन दोनों की जगह कंबाइंड रेजिस्टेंस बनेगा 1/2। मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं, इन दोनों की जगह पर आएगा 1/2 ओम, 1 और 1 ओम। ये एक नया और मॉडिफाइड डायग्राम है। इस डायग्राम में इस पॉइंट पर देखें, ये दोनों पॉइंट सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू सेम जाएगी। सीरीज में हम उसको सिंपली ऐड कर लेते हैं 1 + 1/2। तो इस तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 3/2 आएगा। 1 + 1/2 दैट इज 3/2। इसके बाद 3/2 और 1 पैरेलल में दिख रहा है क्योंकि यहाँ से करंट की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जैसे कि हमने प्रीवियसली कहा था कि ये ऊपर वाला ब्रांच और नीचे वाला ब्रांच पैरेलल में होगा क्योंकि वहां करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो 1/r इक्वल टू पहला कौन है 3/2 प्लस सेकेंड कौन 1/1, 1/r इक्वल टू 2/3 प्लस 1/1, 3 एलसीएम आएगा 2 + 3 5/3, r इक्वल टू 3/5, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी है इस बार 3/5, और ये है 1। तो देखिए जो डायग्राम है इन दोनों की प्लेस पर इन दोनों का रिजल्टेंट 3/5 आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर 3/5 लिखा है। ये दोनों सीरीज में है। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका, r इक्वल टू r1 प्लस r2, जो कि आता है 8/5, राइट। तो इस तरह से ये इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा। डियर स्टूडेंट्स, बुक से इस तरह से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग टू रेजिस्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो होती है। इसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहली बात, इसे टेम्परेचर, लेंथ और एरिया इफेक्ट नहीं करती है, करेक्ट। तो इसे जो इफेक्ट करता है, सॉरी टेम्परेचर को उसमें से हटा देना, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, लेंथ एंड एरिया इफेक्ट नहीं करती है, लेंथ एंड एरिया इफेक्ट नहीं करती है। टेम्परेचर का क्या इसमें है, हम इस बात को समझते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए अगर किसी वायर को इसमें अगर करंट फ्लो की जाती है, इसका अगर टेम्परेचर लो रखा जाता है, तो टेम्परेचर लो रखने से क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है। कम क्यों होने लगता है? देखिए
इसमें बहुत सारे, जैसे कि हमने कहा, पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जो कि उसके न्यूक्लियस का शेप है। जब हम इसका टेम्परेचर लो करते हैं तो जो ये पॉजिटिव पार्टिकल है ये कॉन्ट्रास्ट हो जाते हैं। मतलब ये कि अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस इस तरह से दी हुई है तो टेम्परेचर डाउन करने से ये और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। करेक्ट। तो नजदीक आने से क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो इजीली होने लगता है। ऐसा क्यों? देखिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक्चुअल में इनकी पोजीशन क्या होती है? एक्चुअल में ये इस मटेरियल के अंदर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं एट रूम टेम्परेचर। करेक्ट। तो जैसे ही हम इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं तो क्या होगा? इनका वाइब्रेशन कम हो जाएगा, इनका वाइब्रेशन फिर लगभग जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो जब इनका वाइब्रेशन जीरो के इक्वल हो जाएगा तो अभी तक इलेक्ट्रॉन्स क्या था? अभी तक जो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स थे ये वाइब्रेट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते थे तो इनसे टकराता था, जिससे कि रेजिस्टेंस हाई था। अब मैंने इनको टेम्परेचर डाउन कर दिया है जिससे इनका वाइब्रेशन रुक जाएगा। वाइब्रेशन रुकने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास हो जाएंगे और रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। इसे आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर निकलना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग में है, एक मेला लगा हुआ है मान लिया। तो अगर आप इस फील्ड को क्रॉस करके जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा लोगों से टकराएंगे अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो, राइट। लेकिन अगर एक सेम ग्राउंड है और उसमें सभी लोग रुके हुए हैं, रेस्ट की कंडीशन में हैं, अब आप अगर इस फील्ड को क्रॉस करते हो तो आपको कम लोगों से टकराना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ज्यादा बार होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन कम बार होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। सिमिलर टर्म्स में, if we increase the temperature of a wire then resistivity also will be increased gradually, and when we decrease the temperature of the wire then resistivity will be decreased gradually, and at the lowest temperature when resistivity will be zero then the conductor is said to be super कंडक्टर। ये एडिशनल पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया। सुपर कंडक्टर क्या चीज होता है? अगर किसी वायर के रेजिस्टेंस को हम डाउन करेंगे, बहुत ज्यादा डाउन करेंगे, तो उस पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू जीरो हो जाती है, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू जब जीरो होती है तो हम उस सिचुएशन को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, राइट।